वर्ड्स 483 हम आज फाइंड आउट कर रहे हैं और 483 में जो हम फाइंड आउट करेंगे दैट्स कॉल्ड हियर स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द बेल। और नॉर्मली हम जो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं बातों को, जैसे सबसे स्टार्ट में आप देखोगे जब बुक्स हमारी शुरू होती हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब हमारी बुक शुरू होती है हर चैप्टर में मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, एक टेबल बना के रखा हुआ है दैट्स कॉल्ड, इसमें 478 उसमें क्या है वो लिखी हुई है। ये आपको भरना है, जितना शॉर्ट में हो सके आप इसको फील करेंगे, हर चैप्टर का जितना शॉर्ट में हो सके आप इसको फील करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जाम्स के वक्त आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, पूरा चैप्टर भरने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों से फील करना है और उसके अकॉर्डिंगली और याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये आपका बहुत काम आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, इन व्हाट केस द बेल टू बी टेकन, ठीक है, तो क्या था इसमें, आ जाओ, इसमें क्या आएगा, फिर कौन से केस में बेल ले सकते हैं, बेलेबल ऑफेंस में, नहीं बेलेबल ऑफेंस में। और साथ में क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस में बेल लेते तो बॉन्ड भी चाहिए, बॉन्ड चाहिए, सही है, बॉन्ड चाहिए। किसको बॉन्ड नहीं चाहिए, इंडिजेंट पर्सन को बॉन्ड नहीं चाहिए। इंडिजेंट पर्सन को कब मानेंगे इंडिजेंट पर्सन है, जब वो 7 डेज ऑलरेडी जेल में रह चुका और अभी भी बॉन्ड भरने के लिए पैसे नहीं है, सही है। मतलब इतनी सी बात है, पूरा 478 में यही सारी बातें घुमा के लिखा हुआ है। 479 में फिर क्या आता है, तो 479 में इज द मैटर वेरी सिंपल। 479 सिंपली स्पेसिफाई दैट कि आप यहाँ पे एक अंडर ट्रायल पर्सन जो है कितने दिन जेल में रहेगा, मैक्सिमम कितने दिन, 1/2 ऑफ टोटल इम्प्रिजमेंट्स दैट। उसके बाद कोर्ट उसको छोड़ सकती है, उसके बेल उसको दे देगी, लेकिन टीपी से कंसल्ट करने के बाद। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो वो कितने दिन रहेगा, 1/3, ठीक है, 1/3। और इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रहेगा, तो जितनी की पनिशमेंट है उतने दिन। और एक इंपॉर्टेंट मैटर है, और वो क्या है, एक और मैटर इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक कि बेल एप्लीकेशन इसका कौन लगाएगा, सुपरिटेंडेंट, जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है वो लगाएगा बेल एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक्ट ने जिम्मेदारी उसी को दे दी कि भाई अब तुम ही इसका बेल एप्लीकेशन लगाओ, बिकॉज ये तो जेल में बंद है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल कौन देंगे, मैजिस्ट्रेट, लेकिन मैजिस्ट्रेट देते हैं तो उसकी अपनी एक कंडीशंस होती हैं, बहुत भी था। बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर द नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, ये जब कन्विक्शन होती है, एक्यूटल होती है, दो किस में मिलता है, कन्विक्शन में लेना पड़ता है या एक्यूटल में लेना पड़ता है, दोनों केस में, कन्विक्शन केस में भी और एक्यूटल केस में भी। और डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग, ये कौन सा है, एंटीसिपेटरी बेल, कौन देगा, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, है ना। कौन से केस में नहीं मिलता है, रेप के केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने एक हिंट्स दिया आपको कि हाँ भाई इसको भरो ऐसे, ताकि आपको याद, जब पेपर आपका आए, एग्जामिनेशन आए, तो अब ऐसा नहीं कि पूरा प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं। आपका शॉर्टेस्ट नोट्स बन के तैयार है, आपका मुश्किल से 20 से 25 पेज में सब बन के रेडी रहेगा, और आप बड़े आराम से थोड़े ही समय में पूरा जो है BANSS को रिवाइज कर सकते हैं बड़े कम समय में। और MCQ होता है कहाँ से, ये सारे MCQs वाले पॉइंट्स हैं, MCQ यहीं से ज़्यादातर सब जगह से होते हैं, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट, चलिए 483 के ऊपर हम आ जाते हैं। 483, अभी हमने 478 एंड 482 एंड ये सब हमने देख लिया। एंड चलिए 483 के ऊपर आते हैं, स्पेशल पावर।
समझिए what it called that, you know, a special power. Of the court to grant the bail. 482 and 483 coming on that. चलिए अब यहाँ से आप चीज़ों को ध्यान से समझिए. ये थोड़ा सुपीरियर पावर है बेल का, थोड़ा सा स्पेसिफिक पावर. पहले बेल कहाँ मिल रहा था? 480 में किसके पास जा रहे थे हम? मैजिस्ट्रेट को बोलते थे कि हे मैजिस्ट्रेट आप हमको बेल दे दो. रिक्वेस्ट वाला बेल था वो, कि हाँ साहब भागेंगे नहीं, जब जब बुलाएंगे तो आ जाएंगे. अब वो रिक्वेस्ट वाला बेल था. लेकिन 479 वाला रिक्वेस्ट वाला बेल नहीं था, वो हक से मांगने वाला बेल था. 480 वाला जो बेल था वो क्या था? रिक्वेस्ट वाला था. और 482 वाला भी रिक्वेस्ट वाला ही बेल है, जिसमें हम कहते थे कि हमें अरेस्ट मत करो, जब मेरा अरेस्ट हो तो हमको बेल दे देना, हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे. 483 वाला भी जो है ना, ये ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट वाला ही बेल है. अच्छा मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है, ठीक है, कोर्ट में अगर कोई बेल, ठीक है, कोई बेल का एप्लीकेशन लगता है, अगर कोर्ट में कोई बेल का एप्लीकेशन लगता है, तो एप्लीकेशंस जब बेल की लगी, कोर्ट उसको पॉजिटिवली देखेगी या निगेटिवली देखेगी? पॉजिटिवली या निगेटिवली का मतलब बता दूं. निगेटिवली का मतलब होता है कि कोर्ट रीजन एक्सप्लोर करे कि किस बेसिस पे इसका बेल रिजेक्ट कर दे, और पॉजिटिवली का मतलब होता है रीजन एक्सप्लोर करे कि कहाँ से हम ग्राउंड बनाए कि इसको बेल मिल जाए. सही है? तो आपको बताना है कि कोर्ट की थिंकिंग किस डायरेक्शन होगी, रिजेक्ट करने के डायरेक्शन में या अलाउ करने के डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में कोर्ट की जो है थिंकिंग होगी? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? बताइए. इफ यू आर द जज, वेदर यू विल कंसीडर द बेल एप्लीकेशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली? इंटरव्यू में आया हुआ क्वेश्चन ही है, इंटरव्यू पूछा है. बताएं. अब ये लिखा नहीं रहता, आपको जब अपनी स्टडी को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी. बताओ कैसे देखोगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? एक पर्सन मर्डर केस में एक्यूज्ड है, उसकी बेल एप्लीकेशन लगी है. मान लो सोनम रघुवंशी का बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगा हुआ है. यू आर द जज ऑफ द कोर्ट, हाउ विल यू कंसीडर वेदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली? नेगेटिवली. कितने लोग कह रहे हो नेगेटिवली देखनी है, कि ग्राउंड से निकाले कि बेल डिसमिस करें? क्या लग रहा है आपको, पॉजिटिवली देखनी है नेगेटिवली? एप्लीकेशंस आते हैं, जज को एप्लीकेशन है, तो जज को अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है रिजेक्ट करने की, या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है अलाउ करने की? अलाउ करने की. आपको क्या लग रहा है? रिजेक्ट करने की? रिजेक्ट करने की. अब देखो, एक कोर्ट के जज को क्या सोनम पे गुस्सा आना चाहिए? पहले से प्रिजुडाइज होना चाहिए. यू आर पब्लिक है और मीडिया है, वो पहले से प्रिजुडाइज है, वो उसके खिलाफ कुछ भी वीडियो दिखा रहा है शादी का, वो दिखा रहा है कि देखो कैसा मुंह बना के रखी हुई है, देखो कैसा फेस बना के रखी हुई है. तो मीडिया पहले से प्रिजुडाइज है और पब्लिक भी पहले से प्रिजुडाइज है. लेकिन एक ही इंसान है जो प्रिजुडाइज नहीं होगा. कौन होगा वो? कोर्ट का जज. मतलब कोर्ट का जज को इन सब बातों पे जाना ही नहीं होता. वो कई जज तो ऐसे होते हैं जो मीडिया में ये सब चीज़ें जो चलती है वो देखते ही नहीं है, अदरवाइज कहीं उनका ही दिमाग भ्रष्ट ना हो जाए फिर ये सब देख करके. वो भी सोच के रखते भाई हमको देखना ही नहीं है सब चीज़ों को. लेकिन इतना ना चीज़ें चलती, इतनी चीज़ें चलती है कि सबके सामने आ ही जाता है. बट बेस्ट जज वो है जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करे, इन सब चीज़ों को माइंड में ना रखे, दिस वन, क्योंकि वो दिखाते ही उसी डायरेक्शन पे है.
अब जज के पास जब मैटर आता है तो बेल का क्या एप्लीकेशन। अब बेल क्या है, इंसान का एक फंडामेंटल राइट है, हमेशा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो हर कोर्ट की ड्यूटी होती है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी का है तो उसको पॉजिटिवली कंसिडर करे, और अगर ग्रांट होने वाला है तो ग्रांट करे। वो सारे सिस्टम को देखेंगे, अगर ग्रांट हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो वो मना कर देंगे। मतलब उनका अपना पैरामीटर होता है चेक करने का, अपना पैरामीटर होता है। अब जैसे देखो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन ने इतने सारे सबूत रख दिए जिससे कोर्ट को प्राइमा फेसा ही देख के लग रहा है कि भाई ये सबूत सब सही है। वहां की वीडियो है, वीडियो रखे हुए मेरे पास, स्टेटमेंट्स रखे हुए मेरे पास, जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है। पुलिस ने लीडिंग एविडेंस डिस्कवर किया है, मर्डर वेपन डिस्कवर किया हुआ है, ये सब चीजें हैं। कोर्ट को लग रहा है कि नहीं साहब, ये हमको लग रहा है कि ये क्राइम में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, और कोर्ट बेल को क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी। और कोर्ट के पास इन चीज़ों को इग्नोर करने का राइट ही नहीं होता है। तो नॉर्मली एक फंडा भी होता है कि बेल जो जेल जो होता है ना, जेल क्या होता है, एक क्या एक्सेप्शन होता है। कोर्ट ने कहा है जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द राइट। मैक्सिमम सर्कमस्टेंस में कोर्ट को ये एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि कोर्ट बेल को ग्रांट कर दे। अब कई बार होता है कि मैजिस्ट्रेट जो होते हैं और सेशन कोर्ट जो होते हैं वो धड़ल्ले से बेल रिजेक्ट करते हैं। तो कई बार इस पे हाई कोर्ट को भी गुस्सा आया है, सुप्रीम कोर्ट को भी गुस्सा आया कि भाई आप लोग इतने बेल रिजेक्ट करते हो और मेरे पास इतने सारे बेल एप्लीकेशन आते हैं, आप अगर पॉजिटिवली देखोगे तो आप ही उस बेल को दे सकते हो, खामखा हमारे पास वो बेल एप्लीकेशन आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है ना, इससे नॉर्मली लोअर कोर्ट को भी थोड़ा समझदारी बरती है, वो भी सोचते हैं कि चलो बेल दे दो। और कई बार ऐसा होता है वो बेल देते हैं, वो खुद भी फंस जाते हैं, कहते हैं कि जज ने पैसे खाए हुए, बेल मेरिट पे नहीं था फिर भी बेल दे दिया। तो बेल का जो स्टेज है मैजिस्ट्रेट से बिल्कुल अलग हट करके अब किसके पास आया है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास। अब यहाँ थोड़ा बातें थोड़ा डिफरेंट होगी कि ये किस पैरामीटर पे बेल देंगे, थोड़ा इसको देखना समझ के। अब यहाँ सिचुएशन समझते हैं। सबसे पहली बात, लेट अस ट्राई टू हैव दिस पॉइंट वी गॉट देयर। देखिए समझिए, अब देखो मेरे पास बेल का 3 सिस्टम है। एक होता है मैजिस्ट्रेट, पहले मैं बेसिक बात बता दूं, एक बेल के लिए हम जा सकते किसके पास सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास, कि मैजिस्ट्रेट हमें बेल दो। दूसरा किसके पास है, हाई कोर्ट के पास, यानी कि हम कह दिए सेशन कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट लगता है ये, मैं कोर्ट ऑफ सेशन सीधे लिखता हूं, कोर्ट ऑफ सेशन। और तीसरा किसके पास, हाई कोर्ट के पास। 3 सिचुएशन है। तो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन हमें किसके पास लगानी चाहिए। अब सोचते हो कि भाई ये तो मर्डर केस है या ये रेप का केस है, ठीक है, और जितना मैंने समझा दिया उतना से आपको पता चल जाएगा कि मर्डर और रेप में ऐसा मना नहीं किया गया है, बट जनरली मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल नहीं देती। जनरली कोर्ट ऑफ सेशन फिर भी थोड़ा समझ जाए दे दे, मैजिस्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन द माइंड, वेयर टू मूव द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, वेयर टू मूव द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। हाई कोर्ट में डायरेक्ट मूव करें, बहुत सीरियस केस है। अब ये क्या कह रहे हो आप, ऑब्जर्वेशंस पता चल जाएगी। तो पहले हमको कहां जाना चाहिए, मैजिस्ट्रेट पे नहीं जाना चाहिए, पहले मैजिस्ट्रेट पे नहीं जाना चाहिए। है बिल्कुल, यू कैन बेटर गो टू द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट। तो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन किसके पास लगा दिया, अच्छा मैजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या दोबारा से मैजिस्ट्रेट पे लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। कहीं देखोगे कहीं लिखा है कि आपका एक बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो आप दोबारा नहीं लगा सकते हो। यू कैन मूव आउट इवन सेकंड बेल एप्लीकेशन विद द मैजिस्ट्रेट इटसेल्फ देयर। मैजिस्ट्रेट के बाद आप कहाँ लगाओगे, कोई बड़ी जगह लगाना है तो कोर्ट ऑफ सेशन लगाओगे, और कोर्ट ऑफ सेशन के बाद कहाँ लगाओगे, हाई कोर्ट में।
अच्छा, क्या हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, क्या कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकते हैं? हाई कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन में बेल लगा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है, कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? या कोर्ट ऑफ सेशन ने रिजेक्ट किया, मैजिस्ट्रेट पे लगा सकते हैं? कोर्ट की हायरार्की को ध्यान रखो, मैजिस्ट्रेट इज द लोअर कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन इज द अपर कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज वेरी अपर कोर्ट. If the bail application rejected by the High Court, now I want the same bail application must be put to the Court of Session. Can we do that? बिल्कुल नहीं रोका गया, कहीं नहीं रोका गया है. You can do that. सही है. कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया तो आप नहीं लगा सकते कोर्ट ऑफ सेशन में. भाई हमारा सेपरेट ग्राउंड है, सर्कमस्टेंसेस बदले हैं, नई बातें आई हैं. बेटर टू हैव द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन. व्हाट टू से हियर दैट यू कैन पुट आउट द बेल एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ सेशन. कहीं भी लगाओ, कितनी बार भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सिर्फ कोर्ट ये देखती है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज है कि नहीं. वही बात तो नहीं है जो पहले लिखे थे आप और उसमें बेल डिसमिस हो गया था और आप दोबारा से लगा दिए हो. तो वैसे सर्कमस्टेंस में कोर्ट एक कॉस्ट इंपोज कर सकती है कि तुम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हो. बट द मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस, अगर आप मैजिस्ट्रेट का बेल डिसमिस है, आप कोर्ट ऑफ सेशन में लगाते हैं या फिर से मैजिस्ट्रेट पे लगा रहे हैं या फिर कहीं भी लगा रहे हैं, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. कानून तो यहां तक नहीं रोक रहा है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में बेल नहीं लगा सकते हो. इफ यू वांट द बेल एप्लीकेशन फर्स्टली बी मूव टू द हाई कोर्ट, देन यू कैन मूव इट आउट, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन मामला फंस जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बेल जब हम लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर पता नहीं चलता क्या क्या है, आईओ के कंटेंट्स क्या क्या है, वो सब चीज़ें नहीं पता चलती, पुलिस वाले क्या चाहते हैं. तो जब आप बेल एप्लीकेशन को स्टेप वाइज मूव करते हो, मैजिस्ट्रेट देन सेशन देन हाई कोर्ट, देन आपको ऑब्जर्वेशन उनका पता चलता रहता है कि उनका क्या ख्याल है उस मैटर पे. चलिए हम कोर्ट ऑफ सेशन पे आते हैं. अब इस पे ध्यान दीजिएगा इस बात को. तो अब सुनिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझिए. ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट, that was, what is the word called here? Direct. अब सुनिए, लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज बताऊंगा. एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी और बी रिलीज्ड ऑन बेल. एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, और वो कहां है? कस्टडी में है, तो उसको छोड़ा जाएगा किस चीज के ऊपर? बेल के ऊपर. मे रिलीज्ड ऑन बेल. आई एम स्टॉपिंग यू हियर ओनली. और क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन, क्या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास बेल देने की पावर है या नहीं है? बोलिए. कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास बेल देने की पावर है या नहीं है? यस और नो? इतना लाइन पढ़ के क्या लग रहा है आपको? हाँ, नहीं है. तो फिर गए क्यों वहां? वो डायरेक्शंस के लिए गए. अब सुनो मैं क्या बताता हूं. नॉर्मली क्या होता है कि एक पर्सन जो है जेल में बंद है. अब आप इस पे बेल के लिए जा सकते हैं मैजिस्ट्रेट पे, कोर्ट ऑफ सेशन पे या हाई कोर्ट पे. अच्छा, जेल में बंद है तो किसके जेल में बंद है? वो जुडिशियल कस्टडी में है, अंडर ट्रायल है, जुडिशियल कस्टडी में है. तो जुडिशियल कस्टडी मतलब किसकी कस्टडी होती है? वो कस्टडी होती है मैजिस्ट्रेट की. मतलब वो जेल के जो इंचार्ज होते हैं ना, वो कौन होते हैं? वो मैजिस्ट्रेट होते हैं मेनली. ठीक है, तो वो मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में. तो मैजिस्ट्रेट के पास जब बेल के लिए जाओगे तो मैजिस्ट्रेट तो देना होगा, ऐसे ही बेल दे देंगे चलो छोड़ो. लेकिन जब आप कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट में जाते हो ना, तो ये डायरेक्शन देंगे कि भाई इस इंसान को बेल पे छोड़ दो. जब आप हाई कोर्ट में बेल लगाए हो इस पर्सन का, मान लो राजू का, तो राजू के लिए डायरेक्शन आया कि राजू को बेल पे छोड़ दो. अब आप कोर्ट का वो ऑर्डर, मतलब हाई कोर्ट का वो ऑर्डर अब आप फाइल करोगे मैजिस्ट्रेट के पास कि देखो मैजिस्ट्रेट जी, हमारे पास जो है ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है. मैजिस्ट्रेट बोलेंगे अच्छा बेल ग्रांट किया है, बेल बॉन्ड लाओ.
दो हमारे पास बेल बॉन्ड, तब आप बेल बॉन्ड किसके पास भरोगे? मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट वहां से रिलीज ऑर्डर देंगे एक्यूज्ड का। वो रिलीज ऑर्डर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जाएगा जेल में, जेलर के पास। जेलर वो ऑर्डर पढ़ा, अब एक्यूज्ड को बोलेगा घर जाओ। मींस अगर आप सोचते हो कि अभी हाई कोर्ट में बेल ऑर्डर कर दिया और सोचते हो कि आज शाम तक एक्यूज्ड घर से, जेल से बाहर निकल जाएगा, तो ये शायद मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। कई लोग होता है फास्ट काम करवा लेते हैं, हो भी जाता है। अभी क्या होता है, हाई कोर्ट ऑर्डर की, अब सुनो ध्यान से। हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगा, हाई कोर्ट ने बोला बेल अलाउड, ठीक है, बेल अलाउड के फिर दूसरा केस नंबर पे चले गए। अब जज वो केस देख रहे हैं, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। आज शाम तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, कल ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, उसके बाद ऑर्डर अपलोड हो गया परसों ऑर्डर अपलोड हुआ। अब आप ऑर्डर लेके मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, परसों मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, मैजिस्ट्रेट के यहाँ काम होगा, सुबह लगेगा एप्लीकेशन, काम होगा बेल का, फिर जाके वो शाम तक रिलीज हो पाएगा। सिस्टम ऐसे होता है। हाई कोर्ट से बेल मिलना इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल दैट द पर्सन मस्ट बी रिलीज्ड ऑन टू द सेम डेट। लेकिन एक तरीका भी है, हाई कोर्ट से एक बेल ऑर्डर कर रही है तो एक ऑर्डर रिक्वेस्ट कर लो कि सर आप इसकी दस्ती कॉपी भी दे दीजिए। दस्ती कॉपी का मतलब क्या होता है कि कोर्ट का में जज का साइन किया हुआ ऑर्डर कॉपी आपके हाथ में दे दिया जाएगा, आप उसी कॉपी को इमीडिएटली लेके मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच जाओ। अभी हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर हुआ है, मान लो 12-1 बजे ऑर्डर हुआ है, शाम के 4-5 बजे तक मैजिस्ट्रेट होते हैं। कब तक होते हैं मैजिस्ट्रेट? कब तक होते हैं? रात भर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होते हैं। उसके बाद आप ऑर्डर कॉपी लो, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट पहुंच जाओ। मैजिस्ट्रेट नहीं है, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, उनके पास चले जाओ, बेल बॉन्ड भरो, सेम डे फिर रिलीज हो जाएगा। ऐसा भी होता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल सिस्टम से चलोगे तो 3-4 दिन लग जाएंगे रिलीज होने में, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोला, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी? बेल का डायरेक्शन देगी, ना कि बेल देगी, ठीक है। अब क्या है बताओ, सुनो यहां समझो। एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑन ऑफेंस and in the custody be released on what? Bail, be released on bail. Now अब सुनिए जरा ध्यान से। And if the offense is the nature as specified in subsection 3 of section 480, वो सेम चीज है, इम्पोज करेगी कंडीशन जो उनको नेसेसरी लगता है फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन दैट सेक्शन। दिस वन it just specified that when the high court or court of session grants the bail, they can impose its own condition। वो अपना कंडीशन लगा सकते हैं कि हाँ ये सारी कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस पे हम उसको बेल ग्रांट कर रहे हैं। चलिए अब सिचुएशन समझिए। ए पर्सन और ए कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट, चलिए कंडीशन जो इंपोज किया है मैजिस्ट्रेट ने वो सेट असाइड हो जाएंगी, मॉडिफाइड हो सकती है। चलिए अब देखो एक बात और है, अब एक चीज और समझिए। आप बेल के लिए गए थे मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट किया और बेल बॉन्ड लगा दिया, मान लो 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड लगा दिया, 2 लाख रुपए का, और एक्यूज्ड के पास 2 लाख रुपए है नहीं, तो वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो आप क्या करेंगे? क्या अथॉरिटी है आपके पास? आप चाहते हो इसको कम करवा दिया जाए, व्हाट विल यू डू दैट? व्हाट विल यू डू दैट? किसमें? क्या करोगे? कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकते हैं कि हमारा ये अमाउंट क्या कर दो। क्या सेम मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि बेल बॉन्ड के अमाउंट को कम कर दो? वी आर नॉट एबल टू डू दैट। आई एम नॉट एबल टू फर्निश सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द बेल बॉन्ड।
अब बोलोगे सेक्शन क्या, प्रोविजन क्या है? मैंने आपको बताया मैजिस्ट्रेट जब तक आप सेक्शन नहीं बताओगे वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनहेरेंट पावर नहीं होता। एक बार अमाउंट लगा दिया तो लगा दिया, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एट ऑल। तो आपको जाना कहाँ है, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। अब इसको एक दूसरे एंगल से पढ़ा के बता रहा हूँ। अब इसको देखो, मैं रेड से मार्क करके पढ़ के बता रहा हूँ। अब ए मत पढ़ना, बी पढ़ना सिर्फ। ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट that any condition imposed by magistrate when releasing a person on bail be set aside or modified। वो क्या करेंगे? सेट असाइड कर दे या मॉडिफाई कर दे। देन यू कैन गो टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन, रिक्वेस्ट देम टू रिड्यूस द अमाउंट। आई एम नॉट एबल टू पे सच अ ह्यूज अमाउंट। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ही ज्यादा अमाउंट लगा दे तो? कोर्ट ऑफ सेशन ने बेल दिया और अमाउंट बेल का ज्यादा कर दिया, 5 लाख कर दिया, आप कहां जाओगे? आप कहां जाओगे? कोर्ट ऑफ सेशन ने अमाउंट ज्यादा कर दिया, आप कम करवाना चाह रहे हो, तो अब किसके पास एप्लीकेशन लगाओगे? हाई कोर्ट। कौन से सेक्शन में? किसमें किसमें लगाएंगे? विच प्रोविजन? ये सेक्शन तो मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट, जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसको चैलेंज करने का परमिशन दे रहे हैं। नाउ द सेशन कोर्ट ने बेल अमाउंट ज्यादा कर दिया है। नाउ वेयर टू गो डेट? वेयर टू गो डेट? सोचिए, बताइए। अक्सर देखा जाता है बेल बॉन्ड बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं। अब किसके पास जाएंगे? अब हाई कोर्ट नहीं, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? कहीं कुछ प्रोविजन होना चाहिए, तो अब कोई प्रोविजन नहीं है, इसका प्रोविजन नहीं है। इट मीन्स यू हैव गॉट नो अल्टरनेट रेमेडी, and if you do not have the alternate remedy then you can go to the writ। यहाँ पे क्या लग जाएगी? रिट लग जाएगी, है ना। कई बार होता है मैजिस्ट्रेट ने अमाउंट ज़्यादा किया हुआ है, पर्सन चले गए हाई कोर्ट में, रिट लगा दिए। हाई कोर्ट के जज ने डांट लगा दिया, पिटीशन विड्रॉ करो, नहीं तो कॉस्ट लगाते हैं, तुम्हारे पास तो ऑल्टरनेट रेमेडी है, तुम हमारे पास रिट क्यों लगा दिए हो? तुम्हारे पास तो ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है। लेकिन वही काम अगर कोर्ट ऑफ सेशन कर दे, तब हाई कोर्ट के जज आपका पिटीशन को क्या करेंगे? एडमिट करेंगे, सुनेंगे, समस्या को सुनेंगे। अमाउंट ज़्यादा है तो वो उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट हियर। सही है। अब देखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए पॉइंट को। अब समझिए, यहां तक हो गया। नाउ अब समझते हैं हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर ग्रांटिंग द बेल टू पर्सन जो कि एक्यूज्ड ऑफेंस में जो ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड विच डू नॉट ट्रायबल इज पनिशेबल विथ इम्प्रीचमेंट ऑफ लाइफ एंड गिव नोटिस ऑफ द बेल एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड दैट वाज। और अगर उनको लगता है कि देने की जरूरत नहीं है तो रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि भाई जरूरत नहीं देने की। तो whenever you are putting the bail application, तो कोर्ट पहली हियरिंग में क्या करेगी? फर्स्ट हियरिंग में आपकी बात नहीं सुनेगी, आपकी फर्स्ट हियरिंग में आपकी बात ना सुन के पहले क्या करेगी? नोटिस करेगी। किसको नोटिस करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी को, है ना। अब बोलोगे पीपी बैठे तो रहते हैं वहीं पर, तो भी नोटिस करेगी कि आप रिप्लाई फाइल करो, क्योंकि पीपी अब क्या बोलेंगे कि भाई हम बैठे तो हैं, एप्लीकेशन आ गई है, अब हमको पढ़ना भी है, रिप्लाई भी फाइल करना है, तो आप एक डेट दे दो। तो उस दिन क्या होगी? एक डेट लग जाएगी। सही है। नाउ अच्छा, अब यहां देखिए, एंड यहां पे सिचुएशन हो गया। और प्रोवाइडेड फर्दर दैट हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर ग्रांटिंग द बेल जो एक्यूज्ड ऑफेंस रेप का
नोटिस देंगे, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर 15 दिनों के भीतर, एंड विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट और नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन दैट यू नो। तो ये एक नॉर्मल सा फंडा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में जब हम बेल लगा रहे हैं तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन नोटिस किसको दे रही है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दे रही है, और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट करने से पहले उनको सुनेगी भी, प्रॉपर सुनेगी, और उसके बाद ही बेल ग्रांट करेगी। चलिए अब देखिए, अब मेन मामला है रेप का। रेप के, अच्छा एक बात बताओ, क्या बेल एप्लीकेशन जब सुनी जाती है तो इंफॉर्मेंट का मौजूद होना जरूरी है? कंप्लेनेंट का, प्रोसिक्यूट्रिक्स का? तो देखो, अगर रेप का केस है और बेल एप्लीकेशन सुनी जा रही है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स के एब्सेंस में बेल नहीं ग्रांट की जा सकती है। अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स नहीं है, प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं उस लेडी को जिन्होंने कोर्ट में ऑफ कोर्स कंप्लेंट किया है, जो विक्टिम है, जिनके अगेंस्ट जो है अपराध हुआ है, दैट लेडी इज कॉल्ड हियर द प्रोसिक्यूट्रिक्स। तो जब रेप के केस में बेल एप्लीकेशन सुनी जाती है तो नोटिस किसको जाता है? पीपी को भी जाता है, और किसको जाएगा? प्रोसिक्यूट्रिक्स को भी जाएगा। और प्रोसिक्यूट्रिक्स या तो खुद कोर्ट में अवेलेबल रहे, या उनका एडवोकेट अवेलेबल रहे, या उनके बिहाफ में कोई भी पर्सन हो जो कोर्ट में अवेलेबल रहे। तो जब वो कोर्ट में अवेलेबल रहेंगी तभी वो बेल का एप्लीकेशन सुना जाएगा, ऐसे बेल एप्लीकेशन नहीं सुनी जाएगी। दैट्स द फाइनल पॉइंट विच वी हैव गॉट दैट यू नो। और उससे भी पूछा जाएगा कि अगर इसको बेल देते हैं तो क्या दिक्कत है, उनके व्यूज़ भी लिए जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, और नॉर्मली कोर्ट उसकी ओपिनियन को भी प्रॉपरली कंसीडर करेगी। चलिए और ये जो सबसेक्शन 3 है ये स्पेसिफिकली है बेल के कैंसिलेशन से, कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ये डायरेक्ट कर सकती है एक पर्सन जो कि रिलीज्ड है ऑन बेल अंडर द चैप्टर मे बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू द कस्टडी। दैट इज सच ए थिंग विच मे बी डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। दैट इज सच ए थिंग विच इज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट देयर। एक बार फिर से मैटर लेते हैं ऊपर से। नो, अब सुनिए, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस और वो कस्टडी में है तो उनको बेल पे रिलीज किया जाता है। ऑफेंस इज ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480 व्हाटसोएवर। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक बहुत ही बढ़िया पावर है। बाहर जाके बात कर लो, बाहर जाके बात कर लो। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है बेल ग्रांट करने का, और पूरी की पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है, बिकॉज यहां पे क्या मैट्रिक दिया हुआ है? मे। दैट्स कॉल्ड व्हाट? मे। डायरेक्ट करता है पर्सन को, एक्यूज्ड को, कि इसको बेल पे छोड़ो, इसको बेल ग्रांट कर दो। दिस वन द सिचुएशन कॉल्ड हियर, दिस वन द सिचुएशन कॉल्ड हियर। तो इट वॉज द मैटर कॉल्ड हियर 483। कहां से बेल का मैटर स्टार्ट है? 479 से बेल शुरू है? नहीं, 479 में बेल किस में मिलती है? बेलेबल ऑफेंस में।
है कि नहीं, दिस वन। तो इट वाज सच ए मैटर विच इज कंसर्न विद द बेल, और अभी हमने फाइंड आउट किया था कि वो कौन सा सर्कमस्टेंस है जहाँ पे कोर्ट बेल ग्रांट करती है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो बेल ग्रांट करेगी। दे आर सच ए थिंग विच वी गॉट टू फाइंड आउट दैट, यू नो, नाउ एंड क्यों बिछाना इतना? So it was the 483 हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के स्पेशल पावर। चलिए अब एक सिचुएशन समझो। तो बेल मिलते हैं, और बेल कौन से किससे मिलती है? देने वाली कौन होगी? मैजिस्ट्रेट होंगे, या कोर्ट ऑफ सेशन होगी, या फिर हाई कोर्ट होंगी। कौन कौन से सेक्शन में बेल मिलता है? 478 में मिल जाता है, नहीं 479 में मिल जाता है, 480 में भी मिलता है, 481 में भी मिलता है, और 482 में भी मिलता है, नहीं एंटीसिपेटरी, एंड 483 में मिलता है। मतलब ये सारे सेक्शन, ये 6 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बेल जो है मिल जाता है। 6 सेक्शन ऐसे में बेल मिलता है। एक और सेक्शन इसमें बेल मिलता है, बताओ जरा, एक और ऐसा इसमें बेल मिलता है 187। कौन सा बेल है वो कौन सा बेल है? वो भी मैंडेटरी बेल है, स्टैट्यूटरी बेल है, इसको कहते हैं हम डिफॉल्ट बेल। 187 इसमें बेल क्यों मिल जाता है? क्योंकि मैजिस्ट्रेट के कस्टडी ग्रांट करने का पावर एग्जॉस्ट हो जाता है। क्यों भला? क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं फाइल किया अभी तक। क्राइम का 90 दिन हो गया लेकिन अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। या फिर ऑफेंस अगर पनिशेबल है 7 ईयर तक के लिए तो कितने दिन का टाइम है? 60 दिन का। 7 ईयर प्लस से पनिशेबल है तो 90 दिन का। और अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई है तो 187 मैजिस्ट्रेट को क्या बोल रहा है? डिफ़ॉल्ट बेल देने नहीं बोल रहा है। मैजिस्ट्रेट को बोल रहा है कि आप कस्टडी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो मैजिस्ट्रेट बोले फिर क्या करें? फिर छोड़ो, जाने दो, घर जाने दो उसको। तो इसलिए क्या हो जाता है? डिफ़ॉल्ट बेल नहीं। फिर 178 में बेलेबल ऑफेंस के लिए नहीं। 179 मैक्सिमम कितने दिनों के लिए जेल में रहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन। अच्छा अब एक बात सोचो, बेल तो दे दिया, अब जिसको बेल दिया उसे क्या उम्मीद है कि वो जब भी कोर्ट की डेट हो वो कोर्ट में क्या करे? हाजिर हो जाए, अपीयर हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है कोर्ट में तो मुसीबत किसके लिए हो जाएगी? जज के लिए, कि जज ट्रायल को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। कानून ने रोक रखा है कि बिना एक्यूज्ड के प्रेजेंस के
केस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता और एक्यूज्ड को किस पे छोड़ दिया है? बेल पे छोड़ दिया है, और केस आगे नहीं बढ़ रहा है तो जज की बदनामी होगी। कैसा जज है, इतने दिन से एक ही केस चलाया जा रहा है। लेकिन एक जज की मजबूरी है, अगर एक्यूज्ड ही नहीं है तो जज क्या करे? तो जब भी कोई कोर्ट बेल देती है ना तो एक बॉन्ड भरवा लेती है, इसको कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड होता है, बेल बॉन्ड होती है जिसमें सिक्योरिटी के साथ भरवाई जाती है। मतलब क्या होगा उसमें कि एक तो आपका अपना और एक आपके जानने वाला, कोई रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो, वो आएंगे कोर्ट में। सिक्योरिटी भी अपना बॉन्ड भर के देगा कि भाई हम इस पर्सन को जानते हैं, आप मेरी जिम्मेदारी पे इसको छोड़ दो। ये कोर्ट में आएगा, हर डेट पे अपीयर होगा, और उसके साथ साथ कोर्ट कुछ अमाउंट भी कहती है कि आप उस अमाउंट को भी डिपॉजिट करो। तो अमाउंट को कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं? या तो कैश कर दो, नहीं, या तो कैश कर दो या एफडी कर दो। को एफडी करा दो बैंक में, और एफडी का पेपर है, वो एफडी का पेपर जो है कोर्ट में डिपॉजिट कर दो, ताकि कल को कोर्ट अगर कोई पर्सन वो ना आए तो कोर्ट उसको क्या कर लेगी? एफडी को फॉरवर्ड कर देगी, और बुलाने का जो दूसरा रास्ता वो तो करेगी ही करेगी। या दूसरा होता है कि चलो पैसे नहीं एफडी करने के, गाड़ी होगी, गाड़ी का पेपर दे दो, ठीक है, स्कूटर है, स्कूटर का पेपर दे दो। डिपेंड करता है बाउंड, बेल बाउंड कितना है, वो सब चीज़ों पे। कई लोग होते हैं जो घर का पेपर दे देते हैं, प्रॉपर्टी पेपर सब दे देते हैं। नहीं आता है तो कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच कर देती है। गाड़ी का पेपर नहीं आया तो गाड़ी अटैच कर देगी। देयर इज लॉट्स मेनी थिंग ऑप्शंस, लेकिन उन सारे ऑप्शंस को बेल कर कोर्ट क्या करती है? एक अमाउंट स्पेसिफाई करती है कि वो बेल का अमाउंट कितना का है, कितने पैसे का वो बेल बॉन्ड है। तो अब यही बात है, अमाउंट ऑफ व्हाट? बेल बॉन्ड, अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। अब सुनो, देखो अमाउंट कोई फिक्स नहीं रहता, अमाउंट कोई फिक्स नहीं। वो जज चेहरा देखेंगे और बोलेंगे कितना का अमाउंट है, वो देखेंगे पर्सन का स्टेटस क्या है, वो सब कुछ उसके ऊपर आ जाता है। तो यहां कहते हैं द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड जो एग्जीक्यूट होंगे शैल बी फिक्स्ड विथ ड्यू रिगार्ड टू सर्कमस्टेंस और केस, एंड इट इज दैट शैल नॉट बी एक्सेसिव, इट शैल नॉट बी एक्सेसिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत पैसे वाला इंसान है, करोड़ों का टर्नओवर है उसका, तो पॉसिबल है उसके लिए बॉन्ड का अमाउंट वो 2 लाख कर दे, वो 5 लाख कर दे, वो 10 लाख कर दे। अमाउंट ना नीचे का कोई कैप है ना ऊपर का कैप है। एक पर्सन बहुत गरीब है, 10,000 भी मुश्किल से इकट्ठा कर पाता है, तो कोर्ट उसके लिए अमाउंट क्या कर देगी? 10,000। अब बोलोगे बहुत ही गरीब है, क्या उसके लिए अमाउंट वेव कर सकती है? नो, वेवर नॉट अलाउड। ऑफकोर्स कम से कम कर सकते हैं लेकिन वेवर नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकती है बेल रिक्वायर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट बी रिड्यूस्ड। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ, देखो वही प्रोविजन रिपीट किया गया है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर दिया गया कि बेल क्या अमाउंट क्या करे? रिड्यूस करे। लेकिन बेल का अमाउंट स्पेसिफाई किसने किया था? या तो पुलिस की तरफ से या फिर मैजिस्ट्रेट की तरफ। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन ने बेल अमाउंट स्पेसिफाई किया, क्या हाई कोर्ट रिड्यूस कर सकती है? ये प्रोविजन नहीं है, इसके लिए आपको रिट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, देन द मैजिस्ट्रेट कैन, सॉरी, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैन रिड्यूस दिस अमाउंट। ठीक है, तो किसके पास रिड्यूस करवाने जाएंगे? हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में? रिड्यूस करवाने किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में? दोनों जगह जा सकते हैं, बट वेयर टू गो प्रिफर? किसमें? कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए जो लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट है, सबसे पहले वहां पे ट्राई करना चाहिए। क्लियर? दिस वन shall be fixed with due regard to the circumstances of the case. चलिए,
कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट। तो ये छोटी छोटी बातें उसको एमसीक्यू पर्पज से याद रखिएगा। चलिए, अब आपको पहले एक चीज बताता हूं, पहले आगे बढ़ने से पहले। दो चीजें होती है, एक बॉन्ड होता है और एक बेल बॉन्ड होता है। दोनों में अंतर क्या होती है, जो कि बीएनएसएस में ही आया है, सीआरपीसी में नहीं था, और ये अवेलेबल कहाँ हुआ है, बीएनएसएस में। तो फर्स्ट है, आपको ये जानना जरूरी है। चलिए, द फर्स्ट थिंग इज, वन इज द बेल बॉन्ड एंड अनदर वन इज द बॉन्ड। एक है क्लॉज डी में, सेक्शन 2 क्लॉज डी एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई में बॉन्ड डिफाइंड है। समझिए, बेल बॉन्ड अगर हम कहते हैं ना, तो ये इसमें श्योरिटी इंक्लूड होती है, ठीक है। और हम जब अगर सिर्फ बॉन्ड कहते हैं तो हम इसमें श्योरिटी इंक्लूड नहीं होती है, श्योरिटी इंक्लूड नहीं होती है बेल बॉन्ड में। अगर आपको कोर्ट का ऑर्डर है, आपको बॉन्ड भरना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुश रहो, कोई एक्स्ट्रा पर्सन लेके आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको बेल बॉन्ड भरना है, तो अब आपको एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपकी जिम्मेदारी ले कि भाई अगर ये भाग गया तो हम जिम्मेदार हैं, और बोल दिया बचोगे नहीं, कल को वाकई भाग गया, नहीं आ रहा है, तो कोर्ट आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आप केस की श्योरिटी हो। कोर्ट आपको पकड़ लेगी, आपके ऊपर मुकदमा शुरू हो जाएगा, उस केस का नहीं, दूसरे केस का। इसमें भी सजा है कि ऐसी श्योरिटी आपने क्यों दिया। तो देखो, दैट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। while granting the bail, the court asked to execute a bail bond or the bond. कौन ज़्यादा अच्छा है, बेल बॉन्ड अच्छा होगा या बॉन्ड अच्छा होगा? कौन सा अच्छा होगा, बॉन्ड अच्छा होगा या बेल बॉन्ड अच्छा होगा? क्या, कौन सा सही होगा, बेल बॉन्ड या बॉन्ड? एक्यूज्ड के लिए बॉन्ड सही होगा। अच्छा चलो, आंसर स्पेसिफाई कर दिया एक्यूज्ड के लिए। ऐसे बोलते तो मुझे लगा एक्यूज्ड ही बन के सोचते हो हमेशा। वो मैं चेक कर रहा था कि क्या बन के सोचते हो, एक्यूज्ड बन के सोचते हो या विक्टिम बन के सोचते हो, कंप्लेनेंट बन के। सही है, तो एक्यूज्ड के लिए हमेशा क्या सही होगा, बॉन्ड सही होगा। सही है, एक्यूज्ड के लिए हमेशा बॉन्ड सही होगा। और तो इसमें मतलब क्या हुआ, अब इसमें दो मतलब होता है, सुनो। एक दैट्स कॉल्ड हियर ए पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग। बस लिख के दे दिया भाई मैं अपनी गारंटी खुद लेता हूँ। एक पर्सनल बॉन्ड का फॉर्म होता है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। दुकान में जाओगे, कोर्ट के बाहर फॉर्म मिलता है, बोलोगे बॉन्ड का फॉर्म देने के लिए, वो दे देगा निकाल के। बस उसमें नाम वाम भर देना, अपना नेम ये, फादर्स नेम सी, दिस वन द वन, और जाके कोर्ट में साइन करके वो कागज़ दे दो, हो गया काम खत्म। ठीक है। और जब बेल बॉन्ड कहता है तो अब किसी को ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कोर्ट में हमारे साथ चले और हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए। तो नॉर्मली कोई ना कोई रिलेटिव मिल जाते हैं, वो जाएंगे,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और उतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी उनकी भी होती है। जैसे पर्सन का 50,000 का है तो 50,000 का उसका है दोनों का, तो मतलब 1 लाख का ये भी एक एक्सपेंस बन जाता है दोनों मिला के। ठीक है, तो बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड हमेशा कहते हैं बॉन्ड बेल बॉन्ड। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान रखना, बेल है बॉन्ड है, दो शब्द है तो दो पर्सन भी चाहिए, एक एक्यूज्ड प्लस एक सिक्योरिटी। और अगर सिर्फ बॉन्ड है तो कौन चाहिए? सिर्फ एक्यूज्ड। सही है। सिक्योरिटी कितने हो सकते हैं? एक या दो, वो कोई लिमिट नहीं है, एक ही हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन टू द चॉइस ऑफ द कोर्ट। दिस वन लोकल होना चाहिए, कहीं का भी हो सकता है, वहां का लोकल या कहीं का भी हो सकता है। कभी कभी पुलिस वाले बदमाशी करते हैं कि हम तुमको बेल देंगे, सिक्योरिटी लाओ। सिक्योरिटी लेके जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ का लोकल होना चाहिए, ये तो दूसरे शहर में रहता है। तो ये सब कोई नेसेसरी नहीं है कि लोकल ही हो, कहीं का भी हो सकता है। चलिए अब देखिए सिचुएशन। अब देखिए बॉन्ड ऑफ एन एक्यूज्ड एंड सिक्योरिटीज। अब नॉर्मली अगर मैं नेट पे फॉर्म भी निकाल सकता हूँ इसका, चलो लेकिन अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, तो फिर बाद में आगे दिखाऊंगा फॉर्म्स क्या है इसका। काफ़ी कॉमन सा है, बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड सिक्योरिटीज, सेक्शन नंबर 485। क्या? हाँ, बेयर एक्ट में भी लास्ट में होगा, नेट पे भी फैला हुआ है, सभी जगह है। स्टेशनरी के दुकान में मिल जाता है जितने फॉर्म्स होते हैं, कोर्ट में जो स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाएगा। आप बेयर एक्ट में होगा, बेयर एक्ट में तो पढ़ने के लिए है, वहाँ पे काम के लिए मिल जाता है। सिंपली फॉर्म भरना है और देना है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ देखूँ, दिखा दूंगा तो देख के पढ़ेंगे तो अभी ऐसे देखो, कहते हैं एनी पर्सन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड or bail bond. Now the court has got the choice whether to release the person on bond or onto the bail bond, right? Normally bail bond पे ही छोड़ती है, bond बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। अब यहाँ कहते हैं a bond for such sum of money as the police officer court as the case may be thinks sufficient। अमाउंट कितना, दैट इज अ मेन थिंग। तो दैट इज अ कंप्लीटली अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, और इफ द पुलिस ग्रांट्स द बेल देन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पुलिस। ना तो कोई अपर कैप है ना ही कोई लोअर कैप है, वो कहते हैं जितना चाहे आप लगा लो, बट सिंपली एक बात ये कहा गया कि इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। अगर जिसके ऊपर ये अमाउंट स्पेसिफाइड हुए हैं, अगर वो कोर्ट में ये स्पेसिफाई कर दे ये एक्सेसिव है हमारे लिए, आई कांट अफोर्ड दिस थिंग, तो कोर्ट उसकी बातों को कंसिडर करेगी और बेल का अमाउंट क्या करेगी, कम करेगी। अब देखिए, अब इसको कहते हैं शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? सो वेन एवर वी आर सेइंग द एग्जीक्यूटेड, तो एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है क्या? साइन करना, वो साइन करेंगे। अब सुनो क्या कहते हैं, अगर कोर्ट कहती है कि आपको 50,000 का बेल बॉन्ड भरना है विथ 1 सिक्योरिटीज, 50,000 का ऑफ लाइक अमाउंट, इट मीन्स क्या होगा? आप एक बेल बॉन्ड का फॉर्म लोगे, उस जो सिक्योरिटी है उसका पूरा डिटेल भरोगे, और जो 50,000 के लिए जो अमाउंट है उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या दोगे? तो कई ऑप्शंस होते हैं, पैसे, कभी कभी लोग कैश भी देते हैं, लेकिन कैश देके क्यों वक्त बर्बाद करोगे? बैंक जाओ, बैंक से 50,000 का एफडी करवा लो, एफडी के ऊपर आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही एफडी का जो पेपर है वो क्या करो, कोर्ट को दे दो। अब बोलोगे कोर्ट में वो कब तक फंसा रहेगा?
जब तक वो केस चलेगा तब तक लगेगा कोर्ट में। केस 5 साल है तो 5 साल वो एफडी कोर्ट में ही रहेगी, ठीक है, पड़े रहने दो उस एफडी को कोर्ट में। अब पॉसिबल है कि आप जब ये सब चीज़ जाके कोर्ट को दे दोगे तो कोर्ट अब एक्यूज्ड को क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब कहेगी कि बॉन्ड आ गया हमारे पास, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉन्ड बाय 1 और मोर सफिशिएंट श्योरिटीज, कंडीशन दैट, अब यहाँ कंडीशन देखिएगा, such person shall attend at the time place mentioned in the bond and shall continue so as to attend otherwise directed by police. So every time he is required to attend, का क्या अटेंड करना है उसको, कोर्ट अटेंड करना है हमेशा जब भी है। नाउ चलिए, अच्छा, कोर्ट अगर कोई कंडीशन लगाती है रिलीज के ऊपर तो वो कंडीशन क्या रहेगा, बेल बॉन्ड पे भी लिखा रहेगा। जैसे कोर्ट कंडीशन लगाती है कि भाई आपको शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, तो ये बात कहाँ लिखी रहेगी, बेल बॉन्ड के ऊपर भी रहेगी। अगर कोर्ट कंडीशन लगा रही है कि बिना आईओ के परमिशन से आप केस शहर को नहीं छोड़ेंगे, then that must be mentioned onto where, onto the bail bond itself। चलिए, कभी कभी हाई कोर्ट में भी प्रेजेंस के लिए बॉन्ड रहती है, ये भी बात बॉन्ड में रहती है। इफ द केस सो रिक्वायर द बॉन्ड और बेल बॉन्ड shall also bind the person released on bail to appear high court में, and court, चलिए अब देखो, सुनिए, राजू को रिलीज करना है बेल पे, समझो अब ध्यान से बात। और राजू के लिए कंडीशन था बेल बॉन्ड का, कहा कि 50,000 का उसको क्या करना है, बेल बॉन्ड लाना है। तो राजू कल कोर्ट आएगा तो क्या लेके आएगा, कोर्ट में क्या लेके आना है उसको, पहले तो एक इंसान लाना है, मान लो मोनू को लेके आया, ठीक है, और दूसरा 50,000 का क्या लाएगा, एफडी ला ले, बाइक का पेपर ले आए, कुछ भी है। अच्छा, अब कोर्ट पे पहुंच गया, कोर्ट पे पहुंच गया तो क्या क्या है, बाइक का पेपर है और क्या है, मोनू है। ये देखो सर, ये मोनू है और ये हमारा बेल बॉन्ड भरेगा, ये मेरा श्योरिटी है। कोर्ट उसको देखेगी, पूछेगी भाई तुम जेल से फरार तो नहीं हो कहीं से, कोर्ट ऐसा पूछेगी नहीं। कोर्ट बोलेगी एफिडेविट दो, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इन सब बात की एफिडेविट दो, तुम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, उसकी एफिडेविट दो। अब देखो कि इस एफिडेविट का फॉर्मेट का भी फॉर्म होता है, वो भी स्टेशनरी दुकान में सब ये भी मिलता है। तुम एफिडेविट दो, तो वो मोनू क्या करेगा, अपना एफिडेविट देगा। अब क्या कोर्ट एफिडेविट से सेटिस्फाइड हो जाएगी, कोर्ट एक इंक्वायरी भी करवाएगी कि अरे पता लगा कर देखो तो ये पर्सन जो एड्रेस यहाँ लिखा है वह की बाकी वहां रहता है कि नहीं। किसको बोलेगी, पुलिस वाले को, कि आप स्टेटस रिपोर्ट कल फाइल करो, इसके जो ऑथेंटिकेशंस हैं श्योरिटी के उसके डिटेल आप एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो। तो अब क्या होता है ना, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटी आर फिट और सफिशिएंट, कोर्ट एक्सेप्ट करेगी एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स कंटेंट देयर इन रिलेटिंग टू सफिशिएंसी ऑफ द फिटनेस ऑफ द श्योरिटीज। पॉसिबल क्या है ना कि आप अगर श्योरिटी ले जाते हो कोई दूसरे शहर का पर्सन जिसका कोई इधर का एड्रेस ही नहीं है, तो एक्यूज्ड को जेल से निकलने में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट पहले उस श्योरिटी की क्या करवाती है,
वेरिफिकेशन करवाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोविजन है। इंक्वायरी करेगी कोर्ट और नॉर्मली पुलिस वाले को बोलेगी कि भाई आप इस पर इंक्वायरी करो कि ये जो पर्सन हमारे पास आया है ये वाकई इस लोकेलिटी का है या नहीं है, इसका क्या ऑथेंटिसिटी है, आप हमारे पास इसकी क्या फाइल करो, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो, एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो। सही है, दिस वन ऐसे रहता है।